हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने नरेशन चैप्टर के अगले टॉपिक चेंज ऑफ नियरनेस के बारे में पढ़ेंगे। जब भी किसी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है तो वहाँ पर जो सब्जेक्ट जिसने कुछ कहा था उसके शब्दों को हम अपने शब्दों में कहते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय। अब यहाँ पर यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जैसे जिस वक्त कोई व्यक्ति हमसे किसी बात को कहता है तो उस वक्त वह हमारे करीब होता है, ये होता है डायरेक्ट स्पीच। लेकिन जब वह व्यक्ति हमसे दूर हो जाए और उसकी कही गई बात को हम किसी तीसरे व्यक्ति को यानी किसी अन्य व्यक्ति को अगर बताते हैं तो उस समय जिस व्यक्ति की बात को हम इस नए व्यक्ति को बता रहे हैं वह पुराना वाला व्यक्ति उस समय हमसे दूर होता है। तो ये निश्चित है कि उसने जो निकटता सूचक शब्द यानी जो नियरनेस वाले वर्ड्स हैं उनका यूज़ किया था, लेकिन जब हम उन शब्दों को किसी दूसरे से बताएंगे तो उस समय चूँकि वह व्यक्ति हमसे काफ़ी दूर है तो इसलिए हम उन निकटता सूचक शब्दों को दूरी वाले शब्दों में बदल देते हैं। और ये बदलना काफ़ी ज़रूरी भी होता है क्योंकि ये रूल्स हमें सेक्शन सी यानी यहाँ चेंज ऑफ नियरनेस में पढ़ने हैं। रिपोर्टेड पार्ट में प्रयुक्त समय अर्थात टाइम अथवा स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। यानी डायरेक्ट स्पीच में जो वर्ड्स यूज़ होंगे वो लेफ़्ट साइड में हैं और जो इनडायरेक्ट स्पीच में उनको दूरी वाले वर्ड में हम लोग को चेंज करना था वो हमारे राइट साइड में है। यानी अगर डायरेक्ट स्पीच में नाउ दिया गया है तो उसे हम देन में चेंज करेंगे। जस्ट को भी देन में चेंज किया जाता है, लेकिन अगर जस्ट नाउ ये दोनों शब्द एक साथ अगर यूज़ हो जाएं तो उसे हमें जस्ट देन में चेंज करना होता है। दिस को दैट में, दीज को दोज, हायर को हायर, हेंस को देंस इसमें चेंज होते हैं। इसके बाद आता है हियर का नंबर, हियर को देयर में, 10 को सो में, कम हियर को इनडायरेक्ट बनाते समय गो देयर में, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट ईयर हो तो इससे हम द फॉलोइंग डे या द फॉलोइंग वीक या द फॉलोइंग ईयर, यानी अगर नेक्स्ट डे है तो द फॉलोइंग ईयर फॉलोइंग डे, या नेक्स्ट वीक है तो द फॉलोइंग वीक, और अगर नेक्स्ट ईयर है तो द फॉलोइंग ईयर में कन्वर्ट करते हैं। टुडे को दैट डे में, टुनाइट दैट नाइट में चेंज होती है। टुमारो यानी आने वाला जो कल है उसे द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे में चेंज किया जाता है। द डे आफ्टर टुमारो यानी कि अगर हम लोग 2 दिन के बाद का समय बताएं यानी परसों का, जैसे हिंदी में बोला जाता है परसों, तो उसे द डे आफ्टर टुमारो बोला जाता है इंग्लिश में। और इसको अगर हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इन 2 days टाइम। यस्टरडे यानी बीते हुए कल को द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में चेंज किया जाता है। लास्ट नाइट तो लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट यानी ठीक पहले वाली रात। द डे बिफोर यस्टरडे यानी बीते हुए दिन से पहले का दिन, तो उसे बोलते हैं 2 days बिफोर। एगो को बिफोर में चेंज किया जाता है। अ ईयर एगो तो इसको होगा अ ईयर बिफोर या द प्रीवियस ईयर। उसी तरीके से अगर वीक के लिए लेना होता तो 1 week एगो, तो यहाँ होता 1 week बिफोर या प्रीवियस वीक। इस तरह से हम निकटता सूचक शब्दों को दूरी बताने वाले शब्दों में परिवर्तित कर सकते हैं।
अब इसके बाद हमारा जो नया सेगमेंट स्टार्ट होगा, इसमें हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की कुछ महत्वपूर्ण नियमों को, यानी ये कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस हैं जिन्हें हमें ध्यान से समझना होगा, क्योंकि ये किसी टेंस पर आधारित नहीं है। यह हर टेंस में अगर जहाँ पर भी हमें ये रूल्स दिखाई पड़ेंगे वहाँ हमें अप्लाई करना होगा। चेंज नंबर 1, यहाँ पर सम इम्पॉर्टेंट चेंजेस ये टॉपिक है हमारा। इसमें 5 चेंजेस मैं आपको बताने वाला हूँ जो काफ़ी ज़्यादा महत्व रखते हैं। चेंज नंबर 1, कभी कभी रिपोर्टेड पार्ट में कुछ नाउन्स वैकेटिव केस का मतलब होता है संबोधन कारक, यानी किसी को अगर संबोधित करके किसी चीज़ को कहा जाए तो वहाँ पर इनको वैकेटिव केस कहा जाता है, में होते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच परिवर्तन करते समय ये वैकेटिव केस, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास संबोधन कारक शब्द हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ही सेड रवि यू हैव गिवन मी अ बुक। यहाँ पर किसी व्यक्ति ने रवि को संबोधित करते हुए कहा कि तुमने मुझे एक किताब दी है। तो यहाँ पर रवि जो है, ये देखिए इन्वर्टेड कामा और रवि के बाद फिर उसका रवि का प्रोनाउन भी यूज़ हो रहा है, यानी नाउन और प्रोनाउन। तो इसके वजह से रवि जो है वो वैकेटिव केस में है। तो इसलिए ये जो होंगे ये हमारे रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड के ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किए जाएंगे। तो जब हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तो सेड को टोल्ड में चेंज करते हैं, जैसा हमने पहले भी नियम में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ हो जाएगा ही टोल्ड रवि दैट। यहाँ देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लग जाएगा और जो रवि नाम था यानी वैकेटिव केस जो थी वो उठ करके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो जाएगी। तो ही टोल्ड रवि दैट ही हैड गिवन हिम अ बुक। यहाँ पर मी जो था ये मी ही के लिए चेंज हुआ था, तो ही के अनुसार मी को हिम में चेंज कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डायरेक्ट में। नेक्स्ट सेंटेंस, रमन सेड यू हैड गॉन टू आगरा राम। यहाँ पर रमन ने राम को संबोधित करते हुए यानी उसको एड्रेस किया है और कहा है कि यू हैड गॉन टू आगरा राम। तो यहाँ राम जो है वो वैकेटिव केस में है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब सेड के ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होंगे। तो रमन टोल्ड, यहाँ पे भी जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तो सेड को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। तो रमन टोल्ड राम दैट ही हैड गॉन टू आगरा। ये था हमारा फर्स्ट चेंज। चेंज नंबर 2, ये टोटल 5 चेंजेस हैं और जो बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं नरेशन के चैप्टर में। सेकेंड चेंज में है, यदि संबोधन शब्दों का प्रयोग इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अलग से किया गया हो तो उन्हें, यानी अगर किसी सेंटेंस में कुछ संबोधन एड्रेसिंग सेंटेंसेस या सब वर्ड्स हैं उनको अलग से इन्वर्टेड कॉमा में शो किया गया हो तो उसे हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो एड्रेसिंग प्लस पर्सन यहाँ पर इसलिए लिया गया है कि यहाँ पर जिस किसी भी पर्सन को ही एड्रेस किया जाएगा, किसी व्यक्ति को ही, तो उससे क्या रिलेशन है वो यहाँ शो हमें करना पड़ेगा। प्लस एज, यानी एड्रेसिंग एज का तो यूज़ हमको करना है, लेकिन एड्रेसिंग और एज के बीच में जिस व्यक्ति को भी एड्रेस किया गया है उससे उस व्यक्ति का रिलेशन हमको प्रदर्शित करना होगा। और इसके बाद जिन चीज़ों से एड्रेस किया गया था उनको लिखते हैं, शेष वाक्य नियमों के अनुसार इनडायरेक्ट में बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखें तो क्या है, माई, यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में कहा जा रहा है माई डियर डॉटर। देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज्ड है, तो यानी कि यहाँ पर ये एड्रेस किया गया माई डियर डॉटर। सेड द फादर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई शैल टीच यू इंग्लिश।
तो यहाँ पर फादर तो कह रहे हैं कि आई शैल टीच यू इंग्लिश, लेकिन किससे कहा? डॉटर से कहा। और किस तरीके से कहा? माई डियर डॉटर से एड्रेस करके कहा है। तो यहाँ पर हमारे कहने वाले जो शख्स हैं यानी कर्ता जो हैं हमारे पास, वो सब्जेक्ट हैं, ये फादर। तो फादर के हिसाब से अगर देखा जाए तो उन्होंने किसको कहा था? डॉटर को कहा था। तो यहाँ पर एड्रेसिंग हिज डॉटर, यहाँ देखिए यहाँ रिलेशन लिया गया, तो एड्रेसिंग हिज डॉटर एज, फिर जिस वर्ड से एड्रेस किया गया था, माई डियर डॉटर से किया गया था, तो वो वर्ड्स आ जाएंगे माई डियर डॉटर द फादर सेड दैट। अब देखिए ये कामा, इन्वर्टेड कामा की जगह पर कंजक्शन दैट लग जाएगा। ही वुड, यहाँ देखिए आई के साथ अगर हमारे पास आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस के साथ में सेल का यूज़ होता है, तो अदर प्रोनाउंस के साथ में वुल का, वुड, यहाँ पर विल का बोल सकते हैं। तो यहाँ पर चेंज होता है ना, विल को वुड या शुड में चेंज किया जाता है, तो वुड में चेंज कर लेंगे। तो ही वुड टीच हर इंग्लिश। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन सेड द लीडर आई प्रॉमिस यू आई शैल ऑलवेज हेल्प यू। यानी कि यहाँ पर जो लीडर है वह पब्लिक को एड्रेस कर रहा है लेडीज़ एंड जेंटलमैन से। तो यानी एड्रेसिंग वर्ड्स जो हैं वो लेडीज़ एंड जेंटलमैन हैं, और किसको एड्रेस किया जा रहा है? पब्लिक को। तो यानी हमें यहाँ एड्रेसिंग द पब्लिक एज, यानी यहाँ रिलेशन जो है वो हमको पर्सन दिखाना था, तो वो हमारा क्या होगा? द पब्लिक। जिसको एड्रेस किया जाएगा वो एड्रेसिंग और एज के बीच में आता है। एड्रेस, तो एड्रेसिंग द पब्लिक एज लेडीज एंड जेंटलमैन। अब यहाँ देखिए लीडर ने प्रॉमिस किया, तो इसलिए यहाँ पर सेड को हम लोग प्रॉमिस्ड में चेंज कर सकते हैं। तो द लीडर प्रॉमिस्ड दैट ही वुड ऑलवेज हेल्प देम। यहाँ पर पब्लिक के लिए था, तो ये यू वर्ड जो है ये पब्लिक के लिए यूज़ किया गया है। तो जहाँ भीड़ होती है वहाँ पर प्लूरल फॉर्म है, तो इसलिए देम का यूज़ किया गया। ये आपका चेंज नंबर 2 था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं चेंज नंबर 3। चेंज 3 जो है इसमें हमें क्या है कि यदि इन्वर्टेड कॉमास अर्थात रिपोर्टेड पार्ट में वेल या यूसी शब्द आए, तो यानी जैसे हमारे पास जो भी रिपोर्टेड पार्ट है उसमें वेल या यूसी वर्ड का यूज़ किया गया हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में ये निरर्थक हो जाते हैं तथा वाक्य में इनका कोई उपयोग नहीं रहता। यानी इनको रहने या न रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, तो इसलिए इन्हें हटा दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द टीचर सेड वेल रोहित आई शैल गिव यू दिस बुक। यानी यहाँ पर टीचर ने रोहित को एड्रेस करते समय वेल शब्द का यूज़ किया था, तो जब हम इसे इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पर वेल को हटा दिया जाएगा। अब दूसरे रूल्स देखिए, यहाँ पर चेंज नंबर 1 में वैकेटिव केस के बारे में बताया था मैंने। तो यहाँ देखिए रोहित जो है, रोहित और ये उनका प्रोनाउन दोनों एक साथ हैं, तो यानी कि रोहित वैकेटिव केस में हैं, तो ये जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होंगे। तो द टीचर इन्फॉर्म और टोल्ड, यानी यहाँ पर देखिए टीचर ने जानकारी दी है कि मैं तुम्हें यह बुक दूंगा, तो अब यहाँ पर ये जानकारी भी दे सकते हैं, इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं और कह भी सकते हैं, तो टोल्ड। तो यानी हम लोग या तो इन्फॉर्म का यूज़ कर लेंगे या तो टोल्ड का यूज़, दोनों में से कोई एक करना है। तो द टीचर इन्फॉर्म्ड रोहित या द टीचर टोल्ड रोहित दैट ही वुड गिव हिम दैट बुक। यहाँ दिस बुक था, तो दिस बुक टीचर जब उससे कह रहे थे तो वहाँ पर वो दिस नियरनेस में था, लेकिन जब टीचर की बात को हम अपने शब्दों में कह रहे हैं तो वहाँ पर टीचर तो मौजूद है नहीं, तो इसलिए जो बुक थी वो टीचर से दूर हो गई, तो इसलिए दिस को दैट में चेंज कर लिया गया। यही परिवर्तन नियरनेस और फॉरनेस का है।
नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, द मदर सेड यू सी आई कैन नॉट डू दिस वर्क। तो यहाँ देखिए, यहाँ यू सी वर्ड का यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पर कोई वैकेटिव केस नहीं है, तो इसलिए द मदर सेड का द मदर सेड ही होगा। फिर कॉमा इन्वर्टर कॉमा जब कंजक्शन दैट, सी कुड नॉट, कुडेंट, कैन नॉट था तो कैन को कुड में चेंज किया जाता है, तो नॉट लगा है तो वो तो रहेगा ही, तो कुडेंट डू दैट वर्क, दिस वर्क का दैट वर्क हो जाएगा। नेक्स्ट चेंज नंबर 4, डायरेक्ट स्पीच के जिन शर्त वाले यानी कंडीशनल सेंटेंसेस से में काल्पनिकता अथवा अवास्तविकता की स्थिति का बोध होता हो, यानी इमेजिनरी पोर्शन का पता चलता हो, तो वहाँ इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय टेंस का परिवर्तन नहीं करते हैं। कहने का मतलब, अगर वहाँ पर हमारे पास ऐसा टेंस मौजूद हो जिसका परिवर्तन करना अनिवार्य होता है, तो फिर भी उसका परिवर्तन हम लोग नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शिखा सेड इफ माई कॉलेज वर नियर द हाउस आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम। कहने का मतलब, शिखा ने कहा कि अगर मेरा कॉलेज ठीक ना घर के पास होता तो मैं सदैव समय पर पहुंचती। हालांकि ये सिर्फ इमेजिनेशन है, क्योंकि यहाँ पर घर और कॉलेज जो है वो अपनी फिक्स जगह पर होंगी, कभी भी एक दूसरे के पास नहीं आ सकते, जहाँ पर हैं वहीं रहेंगे। तो ये एक इमेजिनेशन थी इनकी, शिखा की, कि अगर ऐसा होता तो इसलिए यहाँ पर टेंस की चेंजेस नहीं होंगी। तो शिखा सेड दैट इफ़ हर कॉलेज वर, देखिए ये सेम है, नियर द हाउस शी शुड, यहाँ पर ये चेंजेस होता है, आई के साथ वुड का यूज़ था तो सी के साथ शुड का यूज़ होगा, तो सी शुड ऑलवेज बी इन टाइम। सेकेंड सेंटेंस लेते हैं, गार्गी सेड इफ आई वॉज अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो यहाँ पर होगा कि गार्गी सेड दैट इफ सी वॉज अ बर्ड सी शुड फ्लाई इन द स्काई। तो यहाँ पर इमेजिनेशन थी, इसके वजह से इसमें भी टेंस की चेंजेस नहीं होनी है। नेक्स्ट एंड लास्ट चेंज नंबर 5, ये हमारे इम्पॉर्टेंट चेंजेस का लास्ट रूल है, 5th। इसके बाद हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट पर चलेंगे असर्टिव सेंटेंसेस की। जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अगर पसंद आ रही हो, रूल्स समझ में आ रहे हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो औरों को बताइए। चेंज नंबर 5, यदि डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टेड पार्ट में थैंक यू, होप, फील एक्सेट्रा वर्ड्स का यूज़ हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय रिपोर्टिंग वर्ब को थैंक्ड, होप्ड, फेल्ट, यानी अगर थैंक यू का यूज़ है तो थैंक्ड में चेंज करेंगे, होप का यूज़ है तो होप्ड में चेंज कर देंगे, और फील का यूज़ है तो फेल्ट में चेंज कर देंगे। तथा कंजक्शन यानी कनेक्टिंग वर्ड जो है हमारा, दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी यहाँ से हमारा कंजक्शन जो है वो हट जाएगा। यानी असर्टिव सेंटेंस होते हुए भी असर्टिव सेंटेंसेस में कंजक्शन दैट का यूज़ किया जाता है, लेकिन जब थैंक यू, होप या फील वर्ड्स यूज़ होंगे तो वहाँ पर हमें कंजक्शन दैट का यूज़ नहीं करना है। देखिए इस एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर थैंक यू सर फॉर योर हेल्प। तो यहाँ देखिए, यहाँ थैंक यू का यूज़ था तो इसलिए सेड टू को चेंज करेंगे थैंक्ड में। द स्टूडेंट थैंक्ड, किसको चेंज किया है, थैंक किया है तो टीचर को किया है, और यहाँ पर रिपोर्टेड पार्ट में सर है। अगर रिपोर्टेड पार्ट में सर या मैडम वर्ड्स का यूज़ किया जाता है तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, वहाँ पर रिस्पेक्टेड या रिस्पेक्टफुली का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास द स्टूडेंट थैंक्ड रिस्पेक्टफुली द टीचर फॉर हिज हेल्प। तो यहाँ कंजक्शन दैट का यूज़ नहीं होना था।
नेक्स्ट सेंटेंस एक और देख लिया जाए। शी सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई होप माई फ्रेंड विल गो टुडे। तो यहाँ पर होप होने की वजह से सेड को होप्ड में चेंज करेंगे। तो सी होप्ड हर फ्रेंड वुड गो दैट डे। यहाँ पर आई सब्जेक्ट जो था वो हट गया, क्योंकि यहाँ पर ये एक सिंगल सेंटेंस के तौर पर लिया जाता है, तो इसलिए आई का जो कार्य था वो सी कर दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पर डबल हम लोग प्रोनाउंस का यूज़ नहीं कर सकते हैं एक सेंटेंस में। तो इसीलिए शी होप्ड हर फ्रेंड वुड गो दैट डे। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे रूल्स आपको पसंद आए होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको असर्टिव सेंटेंसेस से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेगी, जहाँ पर अभी तक हम लोगों ने जिन जिन रूल्स को पढ़ा था उन रूल्स पर आधारित जो भी एग्जाम्पल्स होंगे उनको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और बनाने का तरीका सीखेंगे कि किस प्रकार से वो सारे सेंटेंसेस हमारे बनते हैं। जब असर्टिव सेंटेंसेस का हो जाएगा तो उसके बाद फिर अदर टाइप ऑफ सेंटेंसेस के भी वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।